हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्राइम एजुकेशन 25 की एक नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे कि उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जैसे से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेके आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो पर चलते हैं। आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो पर चलते हैं। प्रश्नों को देखने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाल लेते हैं, जिससे प्रश्नों को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शब्द के भेद जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद तीन होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। आइए इनको समझते हैं कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। तो रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें, अर्थात जिन शब्दों के खंड का कोई अर्थ न प्रकट हो, वहाँ पर रूढ़ शब्द होता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी भी शब्द के खंड करते हैं और उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वहाँ पर रूढ़ शब्द होता है। जैसे कि आज, कल, पर, न आदि जैसे कि शब्द होते हैं। तो आज को अगर हम इसको तोड़ेंगे आ और जा में, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। इसी तरीके से अगर कल कोई शब्द है, उसमें का और ला से अगर वाक्य को तोड़ते हैं, शब्द को तोड़ते हैं, तो उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई भी शब्द को अगर तोड़ने से उसका कोई अर्थ ना निकले, वहाँ पर रूढ़ शब्द होता है। इस तरीके से यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय जो है, विद्यालय विद्या और आलय शब्द से मिलकर बना है, दो सार्थक शब्द हैं इसमें। हिमालय जो बना है हिम और आलय से मिलकर बना है। पुस्तकालय पुस्तक और आलय से मिलकर बना है। यहाँ पर दोनों शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं। जहाँ पर दो सार्थक शब्दों से कोई शब्द बनता है, वहाँ पर यौगिक शब्द होते हैं। पर अब देखते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग की पंकज, पंक और जा से मिलकर पंकज बना है। यहाँ पर पंक का अर्थ होता है कीचड़ और जा का अर्थ होता है जन्मा, अर्थात जो कीचड़ में जन्मा हो कमल, उसे पंकज कहते हैं। इसी तरीके से दशानन मतलब 10 हैं जिसके सिर, उस 10 सिर किसके होते हैं, रावण के होते हैं। तो यहाँ पर दशानन रावण का अर्थ प्रकट कर रहा है। इसी तरीके से जलज, लंबोदर, चक्रपाणी, मुरलीधर जो बहुप्रिय समाज के उदाहरण होते हैं, वो सभी योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब आइए देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या आगत शब्द भी इनको कहते हैं। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के भाषा के जो शब्द हैं वो हिंदी में हूबहू बोले जाने लगे, उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, तस्कर हो गया, नारिकेल हो गया, अट्टालिका हो गया, करपट हो गया, दिन, दिवस, याद, ये सभी जो हैं तत्सम शब्द हैं। वह शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। जैसे कि कपूर कहते हैं कपूर, तो यहाँ पर कपूर हो गया उसका, नारिकेल नारियल हो गया, अट्टालिका को अटारी कहने लगे और करपट को कपड़ा कहने लगे। संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के
शब्दों को आपस में मिलाकर बना दिए गए हों संकर शब्द कहलाते हैं। मतलब दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि छायादार, यहाँ पर छाया जो शब्द है वो संस्कृत का है और दार जो शब्द है वो फारसी है। यहाँ पर संस्कृत और फारसी से मिलकर छायादार शब्द बना है। इसी तरीके से रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसी तरीके से टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का घर शब्द है और घर जो है वो हिंदी का शब्द है। तो अंग्रेजी और हिंदी से मिलकर टिकट घर बना है। बेढंगा, बे जो है वो फारसी का शब्द है और ढंगा जो है वो देसी शब्द है। तो इस तरीके से फारसी और देसी से मिलकर बना है बेढंगा। बम्ब वर्षा, बम्ब जो है वो डच शब्द है और वर्षा जो है वो हिंदी का शब्द है। तो बम्ब वर्षा जो है वो डच और हिंदी दो भाषाओं के मेल से बना हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद अब आते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चला। वे शब्द संस्कृत अथवा विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलित में आ जाते हैं, उनको देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्दों के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि झाड़ू, पगड़ी, झोला, चिड़िया, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, डिबिया, डोंग, पेड़, छोरा, खचाखच, लोटा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लोटा कौन सा शब्द है, देशज है या विदेशज। तो लोटा जो है वो देशज शब्द है। किनकित, धड़ाम आदि जो शब्द होते हैं वो दिए गए यहाँ पर कुछ शब्द वो देशज शब्द हैं। आप इनको याद भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए जिससे याद करने में आसानी हो। विदेशी शब्द, कुछ ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लिख लीजिए जिससे याद हो जाएं। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि शब्द दे दिया जाता है, उसको पूछा जाता है कि इसमें कौन सा शब्द है, देसी है, विदेशज है, अरबी है, फारसी है, कहाँ से ये शब्द लिया गया है। यह प्रश्न यूपीटेट सेकेंड पेपर 2018 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। अति उपसर्ग होगा, आ उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग होगा या अत्यु उपसर्ग होगा। अत्याचार जो शब्द है वो अति और आचार शब्द से मिलकर बना है। तो यहाँ उपसर्ग जो है वो अति है। इस तरीके से विकल्प जो है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्याचार में अति उपसर्ग होगा। इसी तरीके से अगले प्रश्न में कहा गया है कि प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। प्रागैतिक। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रागैतिहासिक में कौन सा उपसर्ग लगाया गया है, प्राग, प्रा या प्रागैतिक। तो जो प्रागैतिहासिक जो है उसका अगर छंद विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्राक धन ऐतिहासिक जाएगा ये। इस तरीके से यहाँ पर उपसर्ग जो लगा है वो प्राक लगा हुआ है और इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द में उपसर्ग बताना है क्या होगा, दुस होगा, दुर होगा, दु होगा या सा होगा। यह प्रश्न 2011 की परीक्षा से लिया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि दुस्साहस शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो दुस्साहस में जो उपसर्ग होगा वो दुस होगा। इस तरीके से विकल्प ए सही हो जाएगा। इसका अगर छंद विच्छेद करेंगे तो वो छंद विच्छेद होगा दुस प्लस साहस। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वो दो दुस उपसर्ग होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ दिए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं प्रत्यय, उनको प्रत्यय कहा जाता है। और जो शब्द धातु के या शब्द के आगे जोड़ दिए जाते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्युत्पन्न मत में कौन सा उपसर्ग होगा। तो प्रत्युत्पन्न मत में प्रति उपसर्ग होगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं।
तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बना देते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसको प्रत्यय कहा जाता है, और जो शब्दांश के आगे जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर पूछा गया है अंत में जुड़कर तो नया शब्द बना रहे हैं तो ये प्रत्यय हो जाएगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द मतलब जो शब्द संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में आ गए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। त्रिकुटी है, खेत है, प्रभु है या नाथ है। तो तद्भव शब्द यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो होगा वो खेत होगा। खेत को संस्कृत में क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ पर ये बिगड़कर क्षेत्र को खेत कहने लगे हैं। इस तरीके से ये तद्भव शब्द हो जाएगा, और ये क्षेत्र जो होता है ये तत्सम शब्द है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम, लाश, औरत या पतलून। यहाँ पर आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा होगा। तो ये जो ए नंबर में धड़ाम, बी लाश, सी औरत या डी पतलून। तो जो लाश शब्द है ये तुर्की भाषा का शब्द है, और पतलून जो शब्द है वो पुर्तगाली शब्द है। इस तरीके से औरत जो शब्द है वो अरबी शब्द है, और धड़ाम जो है वो देशज शब्द है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि अव्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो अव्यागत में जो कौन सा उपसर्ग होगा? आ उपसर्ग होगा, अभ्य उपसर्ग होगा, अभि उपसर्ग होगा या अभ्या उपसर्ग होगा। आप लोग बताइए कि अव्यागत में कौन सा उपसर्ग होगा? आ होगा, अभ्य होगा, अभि होगा या अभ्या होगा। तो अव्यागत में जो उपसर्ग होगा वो होगा अभि उपसर्ग, अभिधन आगत। यहाँ पर इसका अगर छंद विच्छेद करेंगे तो अभिधन आगत होगा। इसका अभिधन आगत इस तरह हो जाएगा अभि। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं संस्कृत से उनको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं या देशज शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में हूबहू प्रचलित हो गए हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं तत्सम शब्द कहा जाता है। तो इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संस्कृत के शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत के बिगड़कर हिंदी में आ गए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत के शब्द हिंदी में हूबहू प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें ए नंबर कहा गया है कि ऊँट है, काठ है, दुग्ध है या काम है। आपको संस्कृत का शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पर तत्सम शब्द जो होगा वो दुग्ध होगा। इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न दिसंबर 2016 की परीक्षा से लिया हुआ है। इसमें कहा गया है तद्भव शब्द को छांटिए। तद्भव शब्द बताना है इसमें कौन सा होगा। अंधेरा होगा, प्रकाश होगा, रात्रि होगा या चंद्र होगा। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द बिगड़कर हिंदी में आ गए हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। अंधेरा होगा, प्रकाश होगा, रात्रि होगा या चंद्र होगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द जो होगा वो अंधेरा होगा ए नंबर, और प्रकाश,
रात्रि और चंद्र जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधेरा जो है वो तद्भव शब्द है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पर कटहरा शब्द का आपको तत्सम रूप बताना है, मतलब संस्कृत का रूप बताना है कि क्या होगा। कटहल होगा, कड़वा होगा, काष्ठगृह होगा या कंठफल होगा। आपको कटहरा शब्द का तत्सम रूप बताना है, मतलब संस्कृत का रूप बताना है। तो कटहरा का जो तत्सम रूप होगा वो काष्ठगृह होगा और इस तरीके से विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कटहरा का जो तत्सम रूप होता है वो काष्ठगृह होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि सुई का तत्सम रूप क्या है। सुज्जा है, सूची है, सलाई है या सूची है। आपको सुई का तत्सम रूप बताना है क्या होगा। और यह प्रश्न जो है यूपी टेट सेकेंड पेपर 2017 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको सुई का तत्सम रूप बताना है, मतलब सुई को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। जो होता है वो संस्कृत भाषा का शब्द होता है। तो सुई को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सुई को संस्कृत में कहते हैं सूची। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मेंढक का तत्सम रूप क्या होगा। तो मेंढक का तत्सम रूप बताना है। मंडूक होगा, बंदूक होगा, मुदंग होगा या मुष्टि होगा। आपको मेंढक का तत्सम रूप बताना है क्या होगा। मंडूक होगा, बंदूक होगा, मुदंग हो गया या मुष्टि होगा। तत्सम रूप मतलब संस्कृत का रूप बताना है कि मेंढक को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो मेंढक को संस्कृत में मंडूक कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पर तत्सम शब्द पूछा जाए तो वहाँ पर आपको संस्कृत का शब्द बताना है कि उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मेंढक को संस्कृत में क्या कहते हैं। इस तरीके से भी पूछ देते हैं, या मेंढक का तत्सम स्वरूप बताइए, या इस तरीके से भी पूछ देते हैं कि मंडूक किसको कहते हैं। मंडूक किसको कहा जाता है, आप इसको भी समझ लीजिए कि मंडूक जो है वो मेंढक को कहा जाता है। इस यहाँ से इस 3-4 तरीके के प्रश्न इससे बन सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि शीश का तत्सम रूप क्या होगा। तो शीश का तत्सम रूप क्या होगा। शीशा होगा, शीर्ष होगा, सिरा होगा या शीर्षक होगा। 2017 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि शीश का तत्सम रूप क्या होगा, मतलब शीश को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। तो शीश का तत्सम रूप जो होगा वो शीर्ष होगा। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द बताना है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है या मछली है। तद्भव मतलब जो संस्कृत से बिगड़कर हिंदी में लिखे जाने लगे या बोले जाने लगे हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो भ्रमर ये संस्कृत का शब्द है। अग्नि ये आग को अग्नि कहते हैं, संस्कृत का शब्द है। मस्तक ये भी संस्कृत का शब्द है। और जो मछली होती है ये मछली मीन होती है, इसको मछली कहने लगे हैं, ये तद्भव शब्द हो गया। इस तरीके से जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर जो तद्भव शब्द होगा वो मछली होगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि मुंदरी शब्द का तत्सम रूप क्या है। तत्सम मतलब संस्कृत का रूप क्या होगा, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। मुंदरी को संस्कृत में क्या कहा जाता है। मुंसबे कहा जाता है, मुंदरी कहा जाता है, मुद्रिका कहा जाता है या मुद्रिका कहा जाता है। आपको मुद्री का तत्सम रूप बताना है कि मुद्री को संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता है। मुंसबे बोला जाता है, मुद्री बोला जाता है, मुद्रिका बोला जाता है या मुद्रिका बोला जाता है। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा का शब्द, तो मुद्री को संस्कृत भाषा में मुद्रिका कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह प्रश्न 2016 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। जा सकता है आपसे कि मुद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। तो मुद्रिका का तद्भव शब्द मुद्री होगा। या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि मुद्री को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं। तो मुद्री को संस्कृत भाषा में मुद्रिका कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। मधुप, भ्रमर, मधुकर या भमरा। यूपी टेट 2016 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है।
इसमें पूछा गया है कि तद्भव शब्द बताना है, कौन सा होगा, मधुप होगा, भ्रमर होगा, मधुकर होगा या भंवरा होगा। तो यहाँ पर तद्भव शब्द बताना है, तो भंवरा जो होगा वो तद्भव शब्द है, और मधुप, भ्रमर और मधुकर जो है वो तत्सम शब्द हैं। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि करपट का तद्भव रूप है कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न 2016 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। यूपी टेट 2016 की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा, कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा। आपको बताना है कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पर कपड़ा जो होगा वो करपट का तद्भव रूप होगा। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। करपट जो है वो संस्कृत का शब्द है और कपड़ा जो वो हिंदी में करपट बदलकर कपड़ा कहने लगे हैं, इसलिए तद्भव रूप हो गया इसका, और यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में कहा गया है कि गोधूम शब्द का तद्भव रूप है। गोधूम किसे कहा जाता है, तद्भव बताना है। किसे कहा जाता है, गेहूं को कहा जाता है, गाय को कहा जाता है, गोबर को कहा जाता है या गोधन को कहा जाता है। गोधूम किसे कहा जाता है या गोधूम शब्द का तद्भव रूप क्या है। गेहूं है, गाय है, गोबर है या गोधन है। आपको गोधूम शब्द का तद्भव रूप बताना है। तो गोधूम जो है वो संस्कृत का शब्द है और गोधूम जो है वो गेहूं को कहा जाता है। गेहूं को गोधूम बोला जाता है। तो इस तरीके से गोधूम शब्द का तद्भव रूप जो होगा वो गेहूं होगा। इस तरीके से विकल्प ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। ए नंबर है ग्रामीण भाषा का शब्द, बी नंबर है संस्कृत भाषा का शब्द, सी नंबर है ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या डी नंबर में कहा गया है कि दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। और यह प्रश्न 2014 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि संकर शब्द किसे कहा जाता है। तो संकर शब्द जो होता है वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर नया बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। यहाँ पर विकल्प इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भाषा का आरंभ किससे होता है। शब्द से होता है, ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है या स्वरूप से होता है। आपको बताना है कि भाषा का आरंभ किससे होता है। भाषा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो शब्द से होती है या ध्वनि से होती है या अर्थ से होती है या स्वरूप से होती है। तो भाषा का आरंभ जो होता है, जो भाषा प्रारंभ होती है, आरंभ होती है, वो ध्वनि से होती है। इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा का आरंभ जो होता है वो ध्वनियों से होता है और इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा गया है कि घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक है, निरर्थक शब्द है। आपको बताना है कि घुड़सवार इनमें से कौन सा शब्द होगा। रूढ़ शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा, यौगिक होगा या निरर्थक शब्द होगा। तो घुड़सवार जो है, घुड़सवार जो शब्द है वो घुड़ और सवार दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है। तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं। इसका है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि अजायब घर है देशी शब्द, तत्सम शब्द, विदेशी शब्द या संकर शब्द। यह प्रश्न जो है यूपी टेट सेकेंड पेपर 2011 की परीक्षा से लिया हुआ प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि अजायब घर क्या है, देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है। तो अजायब घर जो होगा वो संकर शब्द है, क्योंकि यह दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना है। अजायब और घर दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उनको संकर शब्द कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प जो है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अजायब घर है वो संकर शब्द होगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। सार्थक शब्द, योग रूढ़ शब्द या यौगिक शब्द। तो यहाँ पर जो विकल्प होगा वो बी होगा। योग रूढ़ शब्द जो हैं वो विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं। इनका
अर्थ बदल जाता है, तो इस तरीके से विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हों कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द, सरल शब्द या यौगिक शब्द। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। इस तरीके से विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। संकर शब्द बताना है, कौन सा होगा, तो संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, उनको संकर शब्द कहा जाता है। इसमें बताना है कि संकर शब्द कौन सा होगा, प्रकाश होगा, कपूर होगा, छायादार होगा या पगड़ी होगा। तो यहाँ पर संकर शब्द जो होगा वो छायादार होगा, क्योंकि ये छाया और दार दो भाषाओं के मेल से मिलकर बना है, छायादार। इस तरीके से यहाँ पर विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द बताइए। आपको योग रूढ़ शब्द बताना है। योग मलयज, दिवाकर, लंबोदर या माधव। यहाँ पर योग रूढ़ शब्द बताना है। तो यहाँ पर जो योग रूढ़ शब्द होगा वो विकल्प सी और डी दोनों होंगे। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर छपते टाइम, क्योंकि लंबोदर जो होते हैं वो श्री गणेश जी को जो है लंबोदर कहा जाता है और श्री कृष्ण जी को माधव कहा जाता है। इस तरीके से यहाँ पर लंबोदर जो अपने अर्थ से विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं हो रहा है वहाँ पर। इसी तरीके से माधव जो है वो अपने अर्थ से तीसरा अर्थ प्रकट हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके से विकल्प यहाँ पर सी और डी दोनों हो जाएंगे। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर छपते टाइम। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।